नमस्कार, जय हिंद। देखिए, ये है आखिरी वीडियो एनसीईआरटी साइंस केमिस्ट्री का। ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी साइंस केमिस्ट्री का ये आखिरी वीडियो है। ये क्लास 10th का वीडियो है। आज हम लोग आवर्त सारणी पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल, है ना। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूं, वहां से उनको मैं इस वीडियो में शामिल किया हूं। देख लीजिए कितने क्वेश्चन है, 30 प्रश्न हैं। एकदम मजेदार मजेदार प्रश्न है। अच्छा, कुछ लोगों का कमेंट था कि क्या एनसीईआरटी करा के उसके बाद नहीं कराएंगे, तो ऐसा नहीं है, उसके बाद भी कराया जाएगा साइंस, परेशान मत होइए। साइंस के उसके बाद भी 200-400 प्रश्न और मैं कराऊंगा, कम से कम 400-500 प्रश्न, ताकि आप किसी से भी कमजोर ना रहें। हमारा यही है इस बार फंडा कि जो भी लोग हमसे जुड़े हैं वो सबसे आगे रहें रेस में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आवर्त सारणी में एकदम धमाकेदार तरीके से क्वेश्चंस को नोट करते जाइएगा। अगर आप पीडीएफ वाले ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो नोट करते जाइएगा, क्योंकि देखिए पीडीएफ वाले अगर ग्रुप से जुड़े होंगे ना, तो मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि एग्जाम के एक दिन पहले कम से कम आपको जितने भी लगभग 18-20 पीडीएफ मिल जाएगा 9th और 10th क्लास एनसीईआरटी का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का। तो कम से कम इन 18-20 पीडीएफ को 2-3 घंटे में आप रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत फायदा करेगा। ये 20 पीडीएफ जो रहेगा ना, ये आपका डिसाइड कर देगा, रिजल्ट तय कर देगा। यकीन मानिए, आप देखिएगा 18 तारीख के बाद ही आपको पता चल जाएगा। जिनका 21 को होगा वो 18 वाले देखिएगा, समझ में आ जाएगा कि क्या चीज दिया हूं। आप समझ में खुद आपके दिमाग में आ जाएगा। आइए, वर्तमान में कितने तत्वों की जानकारी प्राप्त है। तो वर्तमान में जो जानकारी प्राप्त है वो अभी 118 तत्वों की जानकारी है। तो विकल्प यहाँ पर डी, ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी, आप याद भी कर लोगे इसको। चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ, तत्वों को वर्गीकृत करने का त्रिक सिद्धांत किसने दिया था। देखिए, त्रिक सिद्धांत होता है और एक अष्टक सिद्धांत, ये दोनों पूछता है। तो अष्टक सिद्धांत जब पूछेगा तो न्यूलैंड्स बताना है, और त्रिक पूछेगा तो डोबे-राइनर बताना है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ये वाला पूछता है त्रिक सिद्धांत, तो बताएंगे डोबे-राइनर, ठीक है। चलिए सर, ठीक है, आगे आते हैं। सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में किसने प्रयोग किया। प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करने वाला जो है वो है डोबे-राइनर ही है। कौन है? डोबे-राइनर ही है। त्रिक सिद्धांत इसने प्रतिपादित किया और प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में भी इसी ने प्रयोग किया था। तो ध्यान रखिएगा, तीसरा का भी डोबे-राइनर राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलिए अगला सवाल। तत्वों की आवर्त सारणी का विकास किसने किया था। देखिएगा, यहां पर समझना है, तत्वों की आवर्त सारणी अगर बात करें कि तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास प्रथम किया था, तो वो किया था डोबे-राइनर ने। इसने त्रिक सिद्धांत अपनाया था। इसके बाद न्यूलैंड्स ने अष्टक सिद्धांत दिया। बाकी अगर आपको पूछे कि तत्वों की आवर्त सारणी का विकास, तो जो आवर्त सारणी बनाया वो बनाया मेंडलीफ ने। अब कहेंगे कि सर त्रिक सिद्धांत भी तो वो आवर्त सारणी से ही संबंधित है। तो देखिए, उनका सिद्धांत जो आया ना वो काम नहीं किया, कारगर नहीं हुआ त्रिक सिद्धांत, या फिर अष्टक सिद्धांत जो था वो कारगर नहीं हुआ, आगे तक नहीं बढ़ पाया, वो विफल हो गया। इसलिए आप जानते हैं कि मेंडलीफ बताएंगे राइट आंसर, कि तत्वों की जो आवर्त सारणी का विकास किया वो मेंडलीफ ने किया। क्लियर हो गया। चलिए आइए, अष्टक सिद्धांत, जी हाँ, अष्टक सिद्धांत जो है वह किसने दिया। तो अष्टक सिद्धांत दिया न्यूलैंड्स ने। किसने? मैं पहले ही बता चुका कि त्रिक सिद्धांत डोबे-राइनर और अष्टक सिद्धांत न्यूलैंड्स। तो ये भी क्लियर आपका हो गया होगा। आइए छठवां सवाल देखिए क्या कह रहे हैं। न्यूलैंड का, देखिएगा प्रश्न को अच्छे से समझिएगा, नहीं तो फिर कमेंट करना पड़ेगा आपको कि गलत बता दिए। न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत है किस तत्व तक पहुंचा था, पूछ रहा है। तो न्यूलैंड ने जो अपना अष्टक सिद्धांत दिया था उसमें वह थोरियम तक पहुंचा था। कहां तक पहुंचा था? थोरियम तक वो पहुंचा था। तो पहुंचा था पूछे तब आपको बताना है थोरियम, ठीक है। लेकिन यह अष्टक सिद्धांत लागू कब तक हो रहा था, फॉलो कब तक कर रहा था, तब बताना है कैल्शियम। लेकिन यहां पूछ रहा है कि किस सिद्धांत तक इसका पहुंचा था, तो थोरियम होगा। चलिए अब ये देखिए सातवां प्रश्न। अष्टक सिद्धांत जो न्यूलैंड का था यह लागू किस तत्व तक हुआ था। उसके बाद ये काम करना बंद कर दिया था यह अष्टक सिद्धांत। तो लागू जो हुआ था वह कैल्शियम तक लागू हुआ था। तो ध्यान रखना है कैल्शियम हो जाएगा सही जवाब।
आइए, तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? तो मुख्य रूप से अगर श्रेय की हम बात करें कि तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था, तो वह मेंडलीफ ने किया था। मेंडलीफ ने इन न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत और डोबेरेन का त्रिक सिद्धांत को गलत ठहराने के बाद मेंडलीफ ने यह वर्गीकरण करना शुरू किया। ठीक है, मेंडलीफ ने। चलिए आइए, मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी था, जो पीरियोडिक टेबल था मेंडलीफ का, ठीक है, मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल था यह किस पर आधारित था? तो मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल था ना, यह आधारित था आपके किस पर? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर। ध्यान रखिएगा, घटते क्रम नहीं, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर इसका मतलब परमाणु द्रव्यमान जो है इसी पर आधारित था। ये ध्यान रखना है, एटॉमिक मास पर आधारित था। ठीक है, परमाणु संख्या पर नहीं। मेंडलीफ मास से मेंडलीफ और मास से मास, मास मतलब द्रव्यमान, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, जब मेंडलीफ ने कार्य प्रारंभ किया पीरियोडिक टेबल पर, तब तक जो तत्व ज्ञात थे उनकी कुल संख्या थी 63। जी हाँ, 63 तत्व थे। मेंडलीफ ने जब कार्य शुरू किया था तब 63 था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 11वां प्रश्न, मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या था? तो मेंडलीफ का जो आवर्त नियम था, अभी मैं बता दिया कि परमाणु द्रव्यमान का बढ़ता क्रम है ना। तो ध्यान रखिएगा, तत्वों के गुण परमाणु संख्या नहीं होगा, तत्वों के गुण इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, नाभिक नहीं होगा, तत्वों के गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, यही बताया। और परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर इसने जो है वो उसको रखने का प्रयास किया था। चलिए आइए, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने समूह और कितने आवर्त थे? तो अभी आपको बताया गया कि जब कार्य शुरू किया था इसने तो 63 तत्व ज्ञात थे, है ना। तो 9 से 63 आपको कर देना है 9 और 7। लेकिन अब जो आप वर्तमान पढ़ेंगे उसमें 7 आवर्त तो मिलते हैं, लेकिन समूह 9 पहले रह रहा था, अब उसको 8 ही समूह बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा, 8 समूह और 7 आवर्त। अगर 8 समूह विकल्प में न रहे तो 9 लगाना है। ठीक है, क्योंकि एक समूह से दो को मतलब 2 समूह को एक अब बताया जाता है, तो अब 8 समूह ही जान लीजिए। अगर 9 ऑप्शन में न रहे तो, और 9 रहे तो 9 लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न। मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी इसने प्रकाशित की थी, कब प्रकाशित हुई थी इसकी आवर्त सारणी? तो ये पीरियोडिक टेबल 1869 में इसकी आवर्त सारणी जो है वो प्रकाशित हुई थी। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी। अब मेंडलीफ का तो आवर्त सारणी तो केवल आवर्त सारणी था, अब आ गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी। और ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी को आगे बढ़ाया मोसले ने। ठीक है, तो मोसले, ध्यान रखिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी का आधार बताया कि ये परमाणु, जहां मेंडलीफ ने देखा परमाणु द्रव्यमान बताया था, मोसले आया, मोसले ने क्या बताया कि नहीं, परमाणु द्रव्यमान नहीं, ये परमाणु संख्या है इसका आधार। तो ध्यान रखिएगा, मोसले होगा परमाणु संख्या। चलिए, मोसले के अनुसार तत्वों के गुण किसके आवर्त फलन है? जहां मेंडलीफ ने कहा था कि तत्वों के गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन है, ये था मेंडलीफ का कहना। मोसले का कहना है परमाणु संख्या के आवर्त फलन होंगे, है ना। तो मोसले का हो जाएगा बी आंसर, ये वाला बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सवाल है महत्वपूर्ण, तो परमाणु संख्या हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न पर ध्यान देते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है यह किस सारणी पर व्यवस्थित है? तो आप जान ही गए हैं कि अभी वाला जो है वो परमाणु संख्या पर है और मेंडलीफ वाला जो था वो परमाणु द्रव्यमान पर था। तो मैं चीजों को बिल्कुल आसान भाषा में पहुंचाने का प्रयास किया हूं ताकि आप इजिली इसको कवर कर लें, आपको समस्या ना हो। ऐसे अगर इसको आप पढ़ते, किताब में रटते तो कहीं ना कहीं ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता। और जब आप हमारे द्वारा पढ़ रहे हैं तो मैं आपको एकदम आसान भाषा में कैसे किसने क्या किया था इजिली आपको मैं डिलीवर कर रहा हूं, बता रहा हूं, है ना। तो मेंडलीफ बताए तो द्रव्यमान पर और मोसले बताए तो परमाणु संख्या पर, ध्यान रखिएगा। चलिए, अभी जो वर्तमान में जो आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी, इसमें कितने समूह हैं? अच्छा, पिछले वाले में देखा कि अपने 8 समूह थे। ठीक है,
पिछले वाले में कितना दिखा आपने, 8 समूह थे तो 9, लेकिन अब 8 जाना गया है। अब वाले में हो गया, अब वाले में क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 8 और 1 यानी कि 1 और 8। तो ध्यान रखिएगा अभी जो है वो समूह 18 हो गए हैं और आवर्त उतने के उतने ही हैं, आवर्त की संख्या नहीं बढ़ी है, यानी कि कहेंगे ये आवर्त, इसका मतलब 7 ही है। ठीक है, तो आवर्त 7 ही हो जाएगा, समूह बढ़ता घटता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए, समुद्र पहले समूह पढ़ा था, आवर्त वही था। चलिए, आवर्त सारणी में अगर आप बाएं से दाएं जाते हैं, ठीक है, तो संयोजन इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बाएं से अगर दाएं जाते हैं तो आपका बढ़ जाएगा। अब आप देखिए, बाएं से अगर आपको दाएं जाना है 1 2 3 तो बढ़ रहा है ना, तो ऐसे भी आप ये समझ लीजिए कि आवर्त सारणी में भी बढ़ रहा है तो बढ़ेगा। आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या ज्ञात होता है। आवर्त सारणी में जिस तत्व की जो स्थिति है उसकी अभिक्रियाशीलता को दर्शाता है। किसको, अभिक्रियाशीलता को दर्शाता है कि कितना अभिक्रियाशील है ये। तो स्थिति जो है रासायनिक अभिक्रियाशीलता को दर्शाएगा। चलिए, हाइड्रोजन की जो परमाणु त्रिज्या होती है वह कितनी होती है। तो हाइड्रोजन की जो परमाणु त्रिज्या है वह है 37 पिकोमीटर। क्या है, 37 पिकोमीटर। तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। चलिए, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार, जी हां, ऊपर से अगर नीचे आएंगे तो आकार भी क्या होगा, आकार भी बढ़ेगा। आवर्त सारणी में अगर आप ऊपर से नीचे आओगे तो आकार जो है वह बढ़ेगा। चलिए, अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा उपधातु है। निम्न में से कौन सा उपधातु आपसे पूछ रहा है कि उपधातु इनमें से कौन है। विकल्प आपको दिया है सोडियम, कैल्शियम, है ना, सिलिकॉन या आयरन। अच्छा, मैंने आपको बताया था आयरन धातु है। ठीक है, ये सब सोडियम भी आपने पढ़ा था, कैल्शियम भी आपने पढ़ा था। सिलिकॉन जो है ना, ये है उपधातु। क्या है, उपधातु। तो सी आंसर सही हो जाएगा। पूछेगा आपसे सिलिकॉन वाला, याद रखिएगा। आइए, ये प्रश्न बढ़िया है, ध्यान से इस प्रश्न को समझना है, नहीं तो गलत कर देंगे आप। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी लाइन, आप जब आवर्त सारणी देखेंगे तो एक ऐसे देखिए, एक ऐसे ऐसे करके जो बटा हुआ है धातु और अधातु को अलग अलग करता है। एक तरफ धातु, एक तरफ अधातु है, एक तरफ धातु, एक तरफ अधातु। तो गौर से देखिएगा तो ये टेढ़ी मेढ़ी आपको लाइन दिखाई देगा। तो यही पूछ रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा क्या दर्शाती है। बहुत अच्छे से समझना है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा दर्शाती क्या है ये पूछ रहा है। धातु और गैस नहीं, धातु और उपधातु इसको रिजर्व रखिए, समूह और आवर्त नहीं। ध्यान दीजिएगा, आपसे प्रश्न दो तरीके से पूछेगा। टेढ़ी मेढ़ी रेखा दर्शाने का मतलब है कि वह धातु और अधातु को अलग करती है। ठीक है, तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो है एक तरफ धातु और एक तरफ अधातु, तो ये अलग कर रही है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि धातु और अधातु को। ठीक है, बाकी इसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमाएगा, देखिएगा। ये आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर स्थित तत्वों को क्या कहते हैं। देखिए, दोनों प्रश्न अलग है। टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातु को अधातु से अलग करती है, और इस रेखा पर जो तत्व हैं, टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर जो तत्व हैं, वो तत्व हैं उपधातु। ध्यान रखिएगा, वो तत्व कौन से हैं। तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर जो तत्व हैं उनको उपधातु कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर उपधातु, और ये बांटता किसको है, तो धातु को अधातु से। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए, आइए, निम्न में से कौन उपधातु है। उपधातु, तो उपधातु अभी तो एक सिलिकॉन बताया था ना। सिलिकॉन के अलावा अब चलिए, बोरॉन भी उपधातु है, सिलिकॉन तो बता दिया, जर्मेनियम भी, यानी कि सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम। नाइट्रोजन अधातु है, आपको पता ही होगा, तो नाइट्रोजन हो जाएगा राइट आंसर, उपधातु नहीं है। आइए, निम्न में से कौन उपधातु है। उपधातु पूछ रहा है, तो उपधातु में आएगा आर्सेनिक आएगा, एंटीमनी आएगा और पोलोनियम भी आएगा। आर्सेनिक, एंटीमनी और पोलोनियम भी आ जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो हो जाएगा क्या, यह सभी हो जाएगा। चलिए,
आइए, टेल्यूरियम किस प्रकार का तत्व है? तो टेल्यूरियम जो है यह भी उपधातु ही है, तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। चलिए, ये प्रश्न भी मैं पहले करा चुका हूं। धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो सामान्यतः तो क्षारीय होते हैं, और ये दोनों प्रश्न रट लीजिए। देखिए, यही पूछेगा 29 और 30 प्रश्न जो है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। जहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है वही पूछ देता है दरोगा में। तो इसको मैं फिर कह रहा हूं, पूछेगा आपसे धातु के ऑक्साइड होता है क्षारीय की अम्लीय, तो आप सोचेंगे अरे यार अम्लीय पढ़े थे कि क्षारीय पढ़े थे, या पूछ देगा कि अधातु के ऑक्साइड, तो कंफ्यूजन क्रिएट बन कर देगा एकदम कि अधातु का था क्षारीय कि धातु का था क्षारीय, क्लियर ही नहीं होगा। जैसे देखिए, पूछ दे अधातु के ऑक्साइड, तो लगेगा कि धातु का क्षारीय था कि अधातु का, याद नहीं है। तो याद करने के लिए मैं बता दिया हूं, अ से अधातु और अ से अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, बाकी धातु वाला तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो इजिली इसको कर लेंगे। अब मुझे लगता है कि ये आवर्त सारणी से जितने प्रश्न बनने थे एनसीईआरटी से, वो प्रश्न मैं करा दिया हूं। और अगर कुछ आपको लग रहा है कि कम बेसी है, तो एनसीईआरटी के अलावा जो किताबें हैं उससे भी 200-400 प्रश्न और हम साइंस के कराने का प्रयास करेंगे कि मैं साइंस को और भी करा दूं, ताकि आप किसी से भी कमजोर ना रहें, है ना। तो ये केमिस्ट्री समाप्त हो गया है। आज आपका 9th और 10th दोनों द एंड केमिस्ट्री हो गया है। अब आपको मिलना शुरू होगा बायोलॉजी और फिजिक्स, केवल 10th का बचा है, उसको करा करके फिर हम लग जाएंगे दूसरे सब्जेक्ट में। तो ईमानदारी से पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।